19 दिसंबर 1997 यूएसए में एक फिल्म रिलीज हुई थी, रोमांस और ड्रामा से भरपूर टाइटैनिक। रोज और जैक, ये दोनों नाम और इनका सिग्नेचर पोज इस फिल्म की जान थी। इस फिल्म में एक उम्रदराज औरत का किरदार निभाती दिखी हैं ग्लोरिया स्टुअर्ट्स, जिनकी उम्र महज 2 साल थी जब टाइटैनिक उस वक्त की सबसे बड़ी, तमाम तरीन आरइशों से भरी जहाज अटलांटिक महासागर की गोद में 1500 लोगों और न जाने कितने ख्वाबों, उम्मीदों और नई जिंदगियों की चमक को अपने साथ दफन कर गया। बर्फ के पहाड़ों से भरा अटलांटिक महासागर का बर्फीला पानी, जिसका टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, जिंदगियों को बर्फ में तब्दील करने को काफ़ी था। महज 3 फुट के पूल में फिल्माई गई थी यह फिल्म, कमाल है ना, जो एक सच्ची कहानी है। 10 अप्रैल 1912 उस वक्त की सबसे बड़ी जहाज़ अपने पहले सफ़र को निकलती है साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ। 269 मीटर लंबी और 50 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची जहाज़, जो $7.5 मिलियन के खर्च पर बनाई गई थी, जिसकी कमांड 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने संभाल रखा था। आरएमएस टाइटैनिक अमीर लोगों की जहाज़, जिस पर नामचीन इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर्स के अलावा वो लोग भी सवार थे जो अमेरिका जा रहे थे अपनी बेहतर ज़िंदगी की तलाश में। मीडिया, आम लोग, हर तरफ काफ़ी जोश था इस जहाज़ को लेकर। बड़े बड़े 5 स्टार्स होटल को भी पीछे छोड़ दे इस जहाज़ की लग्जरी ऐसी थी, जिसे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था, और इसे बनाने में मटेरियल्स ऐसे उम्दा इस्तेमाल किए गए थे कि दावा ये था कि यह जहाज़ कभी डूब नहीं सकती। 10 अप्रैल 1912 से जिस रास्ते टाइटैनिक अपनी मंजिल अमेरिका की तरफ जा रही थी, उस रास्ते पर बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ मौजूद थे, जिसकी वार्निंग्स 12 अप्रैल से ही मिलने लगी थी। लेकिन जहाज़ 21.5 नॉट्स, जो लगभग 40 मीटर पर आवर की रफ्तार को दिखाता है, से आगे बढ़ रही थी। ठीक 2 दिन बाद 14 अप्रैल को भी वार्निंग्स मिलती हैं, जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है और टाइटैनिक अपनी रफ्तार से चलती रहती है, और इस पर सवार सारे लोग अपने सफ़र का लुत्फ़ लेते हुए सुकून से कुछ नींद की आगोश में होंगे, तो कुछ नए ज़िंदगी के ख्वाबों को सजाए अंगड़ाइयाँ ले रहे होंगे, और कुछ तो जादुई सफ़र का मज़ा भी ले रहे होंगे कि अचानक रात के 11:39 पर रोज़ नेस्ट पर बैठा फ्रेडरिक फ्लीट नाम का बंदा अपने सामने बड़ा सा बर्फ़ का पहाड़ देखता है और 3 बार बेल बजाकर नीचे के लोगों को ख़तरे से आगाह करता है, और फिर फ़ोन कर ऑफिसर्स को बताता है कि जहाज़ को लेफ़्ट साइड मोड़ने को, लेकिन होनी वक्त को वक्त नहीं देता, और ठीक 1 मिनट बाद 11:40 पर जहाज़ उस बर्फ़ के पहाड़ से टकरा जाती है। चूँकि वो रात बहुत अंधेरी और ठंडी थी, तो दूर तक देख पाना मुश्किल था। हालांकि जिस बर्फ़ के पहाड़ से जहाज़ टकराई थी, उसका लेंथ 200 बाई 400 फीट था, लगभग फुटबॉल फील्ड इतना बड़ा, और हाइट लगभग क्रोज नेस्ट इतना ऊंचा। लेकिन अनहोनी को नहीं रोक पाया जा सका। जहाज़ के दाहिने तरफ के साइड का निचला हिस्सा टकराया, यानी बो का हिस्सा, जो जहाज़ की साइड बॉडी थी, और लगभग 10 सेकंड तक यह हिस्सा बर्फ़ के पहाड़ से घसीटाता रहा, जिससे जहाज़ के मेन बॉडी में कई होल्स हो गए। टकराव इतना ज़बरदस्त था जिसे भांपकर जहाज़ के कैप्टन और आर्किटेक्ट दोनों को अंदाज़ा हो गया था कि यह बहुत बड़े ख़तरे की घंटी है। अब इस जहाज़ को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। जिस जहाज़ को सेफ्टी फीचर्स की वजह से अनसिंकेबल माना जाता था, वो अब कुछ घंटों में ही डूबने वाली थी। 2 मेन सेफ्टी फीचर्स इस जहाज़ में थे। पहला, इस जहाज़ में डबल बॉटम हल था। हल जहाज़ की मेन बॉडी को कहते हैं, तो अगर यानी आउटर हल को कोई भी वजह से चोट पहुंचती या टूट जाता, तो इनर हल बचा लेता। और दूसरा, जो जहाज़ की पूरी बॉडी थी, यानी पूरा हल को 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था, और सेफ्टी इतनी तगड़ी थी कि अगर 16 में 4 कंपार्टमेंट्स में भी पानी भर जाए तो जहाज़ डूबेगी नहीं। लेकिन टक्कर की वजह से 6 कंपार्टमेंट्स पानी से भर गए थे, क्योंकि टक्कर दाहिनी तरफ के साइड बॉडी में लगी थी, जहां सिर्फ सिंगल लेयर ही था। 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने का मतलब जहाज़ को डूबने से बचाना नामुमकिन था। रात के 12 बजे टकराव के लगभग 20 मिनट बाद डिस्ट्रेस कॉल्स भी भेजी जाती हैं रेडियो पर, ताकि अगल बगल कोई जहाज़ हो तो मदद मिल सके। आरएमएस कारपेथिया जहाज़ सिग्नल रिसीव करती है और मदद के लिए भी आगे बढ़ती है, लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी सी थी कि वो जहाज़ 107 किलोमीटर दूर थी टाइटैनिक से। तो अगर अपनी फुल स्पीड से भी वो आगे बढ़ेगी, तब भी लगभग 3 से 3.5 घंटे का वक्त लगेगा, और तब तक क्या टाइटैनिक बची रह पाती? इस बीच कई और सिग्नल्स दिए गए, लेकिन अफसोस कोई मदद नहीं मिल पाई।
तब तक कैप्टन हालात को भांपकर लाइफ बोट से पैसेंजर्स को निकालने का ऑर्डर दे दिए थे और औरतों और बच्चों को निकालने का फैसला पहले किया गया, प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए। पहली लाइफ बोट में 28 लोग ही बाहर गए, जबकि बोट की कैपेसिटी 65 लोगों की थी, क्योंकि लोगों को खतरे का एहसास ही नहीं था। वक्त गुजरने के साथ साथ जहाज़ के अगले हिस्से में इतना पानी भर चुका था कि अगला हिस्सा डूबने लगा और पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया। तकरीबन 1 बजे के करीब लोगों में दहशत दिखने लगी और सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थे, जिससे 1200 से ज़्यादा लोगों को निकाला नहीं जा सकता था और जहाज़ पर 2200 के करीब लोग थे। जब आखिर बोट उतारी गई उस वक्त 1500 लोग मौजूद थे जहाज़ पर। कई लोग लड़ रहे थे बोट के लिए, तो कई ने इसे नियति समझकर एक्सेप्ट कर लिया। जो लोग लाइफ बोट से बच सके उनके मुताबिक रात के 2:20 पर जहाज़ 2 टुकड़ों में बंट गई और देखते ही देखते कभी न डूबने वाली टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में दफन होती चली गई। और जो 1500 लोग उस वक्त उस जहाज़ पर थे वो या तो जहाज़ के साथ डूब गए या जिन्हें तैरना आता था वो ठंड की वजह से बच नहीं पाए होंगे, क्योंकि पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था और इतने ठंडे पानी में कुछ मिनट ही काफ़ी है मौत के आगोश में चले जाने के लिए। टाइटैनिक जहाज़ के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ आखिर तक जहाज़ पर ही बने रहे थे और जहाज़ के साथ ही डूब गए, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था। खैर, चाहे जो भी हुआ हो, गलती चाहे किसी की भी रही हो, एक आलीशान जहाज़ कितने ही ख्वाबों, चीखों और आंसुओं के साथ दफन हो गई। RMS कारपेथिया जहाज़ जब वहाँ पर पहुँची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो लोग बोट से निकल चुके थे उन लोगों को ये जहाज़ बचा लेती है, लगभग 705 लोग। दिल दहला देने वाले इस हादसे के बाद पता चलता है कि टाइटैनिक से महज 37 किलोमीटर दूर ही एक जहाज़ थी, SS कैलिफोर्निया, जो वक्त रहते टाइटैनिक तक पहुँच सकती थी। इसी जहाज़ से लास्ट वार्निंग भी दी गई थी टाइटैनिक को, और रात के लगभग 11:45 के करीब इस जहाज़ के रेडियो ऑपरेटर ने रेडियो ऑफ कर दिया था और ख़तरे को देखते हुए SS कैलिफोर्निया के कैप्टन ने रात में सफ़र को रोकने का फ़ैसला लिया था। हालांकि रॉकेट्स को SS कैलिफोर्निया के कई लोगों ने देखा था, लेकिन कैप्टन ने इसे डिस्ट्रेस सिग्नल्स के बजाय टाइटैनिक में अमीर लोग हैं तो वो पार्टी कर रहे होंगे ये कहकर अनदेखा कर दिया। अगर उन्होंने इस सिग्नल्स को सीरियस लिया होता तो 1500 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। टाइटैनिक के डूबने की खबर उन्हें अगले दिन सुबह मिलती है जब उन्होंने अपना रेडियो ऑन किया। महासागरों में होने वाले हादसों में ये बहुत बड़ा हादसा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई कमियां सामने आईं, मसलन लाइफ बोट्स का पैसेंजर्स के हिसाब से बहुत कम होना, वार्निंग्स मिलने के बाद भी स्पीड कम न करना, आइसबर्ग्स दिखने के बाद हड़बड़ाहट में जहाज़ को लेफ़्ट के बजाय राइट में मोड़ देना, जिससे बर्फ़ के पहाड़ के और नज़दीक चली गई थी जहाज़। उस रास्ते पर कई आइसबर्ग्स हैं, इस मैसेज को लगातार नज़रअंदाज करना, ये तमाम गलतियाँ ऐसी थी जिसे वक्त रहते सुधारा जा सकता था, जिसका खामियाजा उन लोगों को नहीं चुकाना पड़ता जो बेखबर सुकून से अपने सफ़र पर निकले थे। इस हादसे के बाद कई सेफ्टी रूल्स सख्ती से बदले गए और अपनाए भी जाते हैं। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक हमेशा हमेशा के लिए अटलांटिक महासागर की गोद में दफन हो चुका है और पीछे रह गई तो कुछ कहानियाँ। इस हादसे के ठीक 111 साल बाद उसी जगह लगभग वैसा ही हादसा सामने आता है जिसने टाइटैनिक की याद ताज़ा कर दी। 18 जून 2023 को एक सबमरीन में 5 लोग बैठकर गए टाइटैनिक को देखने के लिए, जो 12,500 फीट नीचे जा चुकी है। इन 5 लोगों में एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन और उनके बेटे भी हैं। पानी के नीचे जाते ही 1 घंटा 45 मिनट में कनेक्शन ब्रेक हो जाता है और सभी की जान चली जाती है। ब्लास्ट होने की वजह पानी का प्रेशर बताया जा रहा है, क्योंकि 10,000 फीट गहराई में पानी का प्रेशर 350 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सारी बातें एक तरफ, यह कुदरत है जनाब, बहुत कुछ देती है लेकिन हर वक्त खुद को छेड़ने की इजाज़त नहीं देती।